ऐसे ही का नाम ये तंगो दीवार है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका हमारे प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल में। दिन की बड़ी खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें आज कौन सी बड़ी खबरों को शामिल किया है हमने अपने इस शो में। पहली खबर मानसून से जुड़ी। क्या है मानसून का ताजा हाल, ये जानेंगे। क्यों घट गया मनरेगा का बजट में जो आवंटन हुआ है मनरेगा के लिए वो कम हुआ है, इसकी चर्चा करेंगे। आयुष्मान को क्यों नहीं मिला बजट से विटामिन। उम्मीद थी कि आयुष्मान का बजट बढ़ेगा, लेकिन जो भी उम्मीद थी वो सारी उन पर पानी फिर गया। क्यों नहीं बढ़ा बजट, क्या हुआ, ये जानेंगे। इसके बाद दिन की बड़ी खबरें। प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन खत्म होने से मिलेगा फायदा। सरकार की तरफ से सफाई आई है कि जो इंडेक्सेशन बेनिफिट खत्म हुआ है इससे दरअसल उपभोक्ताओं को ही फायदा होगा। क्या क्लैरिफिकेशन है, पूरा ये समझेंगे। बजट से खुश क्यों नहीं हुआ बाजार। शेयर बाजार में आज भी हल्की गिरावट देखने को मिली। सुबह गिरावट तेज थी लेकिन कुछ रिकवर हुए बाजार, लाल निशान में ही बंद हुए। क्या वजह थी, ये समझेंगे। और जीएसटी की व्यवस्था में होगा एक बड़ा बदलाव, कल बजट में ऐलान हुआ है। क्या वो बदलाव है, क्या उसका असर होगा, ये जानेंगे। पहली खबर मानसून से जुड़ी। खरीफ फसलों के प्रमुख उत्पादक 3 राज्यों में इस साल मानसून की बरसात में भारी कमी देखी जा रही है। पंजाब, हरियाणा और झारखंड में औसत के मुकाबले बहुत कम बरसात हुई है, जिस वजह से पंजाब में बरसात की कमी 43% हो गई है, हरियाणा में 41% और झारखंड में 49% पहुंच गई है। हालांकि देश के अन्य राज्यों में अब बरसात की स्थिति में सुधार हुआ है, जिस वजह से देश में औसत बरसात का आंकड़ा सामान्य के आगे निकल गया है। अब तक बीते मानसून सीजन में यानी 1 जून से 23 जुलाई तक देश भर में औसतन 373 मिलीमीटर बरसात हुई है, जबकि समान तौर पर 370 मिलीमीटर बरसात होती है। सर, ताज़ा तस्वीर क्या बता रही है। लंबे समय के बाद मानसून 23 जुलाई को बजट के दिन पहली बार सरप्लस में पहुंचा, सकारात्मक में पहुंचा। इसके बाद हमने बताया था 9 जुलाई से लेकर और 22 जुलाई तक पूरे देश में मानसून की बारिश औसतन पूरे देश में डेफिसिट में रही, सामान्य से नीचे रही। और इसके बाद इस बड़े डेफिसिट के बाद मानसून के फिलहाल सामान्य होने की जो बात है वो सही साबित नहीं हुई है। हालांकि ला निना सक्रिय है, देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है, पर फिर भी ओवरऑल भारत के में मानसून की तस्वीर सामान्य से कमज़ोर है। दूसरा जो आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है वो ये दिख रहा है कि जो पूर्वी भारत और उत्तर पश्चिम भारत है, फिर वही हिस्सा जिस पर सबसे ज़्यादा अनाज के उत्पादन का दारोमदार है, वहाँ पर वेदर कंडीशंस और वहाँ जो डेफिसिट है वो 50% से ऊपर है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, नागालैंड में 40% के आसपास डेफिसिट है। चंडीगढ़ के हिस्सों में 50% के आसपास रेन का डेफिसिट बना हुआ है। तो पूरे देश में तो बारिश अब सामान्य होती दिख रही है, पर इन प्रमुख कृषि उत्पादक राज्यों में अभी भी बारिश की, मानसून की कमजोरी बनी हुई है। आम चुनाव में ग्रामीण भारत में भाजपा को मिली बहुत महत्वपूर्ण हार के बावजूद केंद्र ने पहले बजट में ग्रामीण भारत की प्रमुख योजना मनरेगा में कोई खास बदलाव नहीं किया है। वित्त वर्ष 24-25 में मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जबकि पिछले साल 23-24 में 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हुए हैं। 1,05,000 करोड़ रुपए का वास्तविक खर्च आया है, यानी कि इस बार का आवंटन 19,297 रुपये कम है। सर, ऐसा क्यों? 19,000 करोड़ का कम आवंटन मनरेगा में। मनरेगा में हमें वही परिस्थिति दिखती है जो पिछले साल दिखती है। आमतौर पर सरकार बजट लाते समय इस बात की अपेक्षा करती है कि शहरी इलाकों में बेहतर रोजगार मिलेंगे और मनरेगा में रोजगार की मांग कम होगी, और उसके बाद बीच साल में इसमें बढ़ोतरी करनी पड़ती है। और इसलिए अगर आप पिछले साल के आवंटन के हिसाब से देखें 60,000 करोड़ से, तो इस साल का आवंटन बढ़ा हुआ दिखता है क्योंकि 86,000 करोड़ रुपए है। लेकिन इसके बाद बीच में सरकार को पैसा देना पड़ा था, और चूंकि अभी ग्रामीण इलाकों में वेतन पर वेजेस पर दबाव बना हुआ है, खरीफ की फसल की तस्वीर बहुत अच्छी नहीं है। हम आपको लगातार बताते रहे कि रूरल एरिया में डिमांड भी नहीं है, इसलिए मनरेगा की मांग बनी रहेगी। और कोविड के बाद मनरेगा की मांग में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं आई है, और इसलिए हर साल सरकार को बजट के शुरुआती दिनों में बजट में जो आकलन करना होता है उसे बढ़ाना पड़ता है। और वैसी ही स्थिति अभी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि मनरेगा का एक बड़ा हिस्सा जो कि अंतरिम बजट में दिया गया था उसका 30 से 40% हिस्सा तो खर्च हो चुका है। तो हो सकता है संसद के शीतकालीन सत्र में, मानसून सत्र के बाद जब शीतकालीन सत्र आए और सरकार को डिमांड फॉर ग्रांट, जब सप्लीमेंट्री ग्रांट्स लानी पड़ती हैं, अनुपूरक मांगें लानी पड़ती हैं, तब मनरेगा को थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत को बजट से कोई खास बड़ा आवंटन नहीं मिला है। बजट में
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोई घोषणा नहीं की इससे जुड़ी। बजट से पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि आयुष्मान भारत योजना में मिलने वाले 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा कवर को 2 गुना करके 10 लाख रुपए किया जा सकता है। इसके अलावा 70 साल से अधिक उम्र के नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने की भी बात थी, लेकिन इसको लेकर किसी तरीके की कोई घोषणा नहीं हुई। सर, क्या इशारा मिला आयुष्मान को लेकर? आयुष्मान भारत को लेकर बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि हेल्थ केयर बड़ी चुनौती है और बजट से पहले भी इस बात पर चर्चा थी। दोनों बातें जो शुभम ने कही वो आयुष्मान भारत के एजेंडे पर थी कि एक तो वो लोग जो अनइंश्योर्ड हैं, मध्य वर्ग के, उनको शामिल किया जाए और खासतौर से सीनियर सिटीजन को इसमें लाया जाए। लेकिन करीब 7,300 करोड़ के आसपास का आवंटन आयुष्मान में दिखाई दिया है। आयुष्मान भारत में ऐसा मुझे महसूस होता है कि आयुष्मान को लेकर भी, इसके क्रियान्वयन को लेकर चुनौतियां बनी हुई हैं। हम बीच बीच में आपको बताते रहे कि कई राज्यों में अस्पतालों के भुगतान नहीं हुए हैं, वो अस्पताल बाहर निकल रहे हैं इससे, और इसका क्रियान्वयन और इम्प्लीमेंटेशन उस स्तर तक नहीं हो पाया जैसी उम्मीद बजट से पहले की गई थी या सरकार की तरफ से की गई थी। क्योंकि सरकार के पास सारी स्कीमों के रिव्यू का समय नहीं हुआ, और ये बात सही भी है क्योंकि मार्च के बाद चुनाव की तैयारी शुरू हो गई और उसके तत्काल बाद नई सरकार को बजट पेश करना पड़ा, और इसलिए शायद इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं करके यथास्थिति जारी रखी गई है। हो सकता है अगले 2-3 महीनों में सरकार आयुष्मान के पूरी योजना की समीक्षा करे, जो करना जरूरी है, करना भी चाहिए, और इसके बाद अगले बजट में इसको लेकर कोई तस्वीर साफ होती दिखाई देगी। और इसके साथ हमें, चूंकि हम आयुष्मान की बात कर रहे हैं, तो एक और महत्वपूर्ण सुधार था जिसका कुछ संकेत बनना चाहिए था, वो भी नहीं मिला। बीमा कंपनियों के लिए नए कानून की बात थी कि उनको कंपोजिट लाइसेंस दिए जाने की बात होगी और वो कंपनियां लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस में भी जा पाएंगी। इस पर भी कुछ नहीं हुआ। हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर भी कुछ सुधारों की संभावना थी। सुप्रीम कोर्ट के ताजे फैसलों की रोशनी में स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए उस पर भी बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं आई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार बजट में सब्सिडी के बोझ को कम करने की कोशिश की है। फूड, फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम सब्सिडी में कटौती की गई है। फर्टिलाइजर सब्सिडी पिछले साल 1,88,000 करोड़ रुपए थी। वित्त वर्ष 24-25 के दौरान इस पर 1,64,000 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। इसी तरह 23-24 के दौरान फूड सब्सिडी का खर्च 2,12,000 करोड़ रुपए था, जिसे 24-25 में घटाकर 2,05,000 करोड़ रुपए किया जाएगा। एलपीजी सब्सिडी को भी 12,240 करोड़ रुपए से घटाकर 11,995 करोड़ रुपए अनुमान लगाया गया है। तीनों सब्सिडियों का कुल खर्च अभी भी 7.8% से घटकर 3.81 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। सर, बजट में सब्सिडी का हिसाब क्या बता रहा है? बजट में पहली बार, चूंकि प्रस्ताव और आकलन हैं तो इनका के रिवाइज नंबर के बाद पता चलेगा, पर बजट में पहली बार केंद्र सरकार का सब्सिडी बिल 5 साल के न्यूनतम स्तर पर आ गया है। ये अगर आप सारे सब्सिडी की गणना एक साथ करें जो 2024-25 के बजट में पेश किया गया है। सब्सिडी बिल 2020-21 में जीडीपी का 3.8% हो गया था बढ़ते बढ़ते। जब आपको याद होगा कि फर्टिलाइजर, फूड और बाकी सब्सिडीज दी गई थी 7,58,000 करोड़ रुपए, जो अब घटकर 4,28,000 करोड़ रुपए है, जो कि जीडीपी के 1.3% के आसपास है। लगभग सभी प्रमुख सब्सिडी में कटौती हुई है। फूड सब्सिडी को लेकर कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। सरकार ने 5 किलो जो मुफ्त अनाज देने की योजना 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को दे रखी थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और जिसके तहत चावल दिया जाता, इन योजनाओं के आवंटन बराबर बरकरार रखे गए हैं, लेकिन बाकी सब्सिडीज में कुछ कमी होती दिखाई दे रही। एक चीज़ देखना ज़रूरी होगा कि जो नई रोजगार प्रोत्साहन योजनाएं आई हैं, इनमें भी सब्सिडी के बिल काफ़ी हैं, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी के तौर पर दिया जा रहा है। इनको आने वाले बजट में कैसे दिखाया जाता है, ये देखना होगा, क्योंकि इनके क्रियान्वयन के बाद ही पता चलेगा। इस बार बजट से उम्मीद थी कि सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में बदलाव करके कर्मचारियों के लिए गारंटीड पेंशन का प्रावधान कर सकती है, लेकिन वित्त मंत्री ने कर्मचारियों के एनपीएस को लेकर किसी तरीके की घोषणा नहीं की और एनपीएस की मौजूदा व्यवस्था को बरकरार रखा है। हालांकि ये ज़रूर कहा गया है कि बच्चों को भी एनपीएस के दायरे में लाया जा सकता है। तो सर, माना जाए कि पेंशन पर जो सुधार था वो रुक गया। सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन की पूरी व्यवस्था पिछले करीब 2 साल से विवादों में भी है और उसमें बदलाव की तैयारी भी है। और हम लगातार सुनते आ रहे थे, केंद्र सरकार ने कमेटी भी बनाई थी, उस कमेटी ने डिफाइंड पेंशन लाने की बात कही थी, डेफिनेट पेंशन लाने की बात कही थी। विपक्ष के राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी थी, जिसमें रिटायरमेंट होने के बाद जो आखिरी सैलरी होती है उसकी आधे से ज़्यादा का आधा हिस्सा लगभग पेंशन के तौर पर मिलता है। पर यह पेंशन सुधार कहीं भी सामने नहीं आया। इस पेंशन सुधार में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखाई दिया। केवल एनपीएस में कुछ थोड़े बहुत बदलाव किए गए, इनकम टैक्स की दृष्टि से परिवर्तन किया गया। तो एक तरह से कर्मचारियों के लिए
ये बजट पेंशन वाले कर्मचारियों के लिए, पेंशन में एनपीएस के कर्मचारियों के लिए बजट थोड़ा सा निराशाजनक रहा है। संकेत ऐसे हैं कि सरकार शायद वित्त आयोग के जरिए इस मामले पर विचार करेगी या अगले बजट में सरकारी पेंशन प्रणाली में परिवर्तनों को शामिल किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीजीएसटी अधिनियम की धारा 171 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है। ये एक महत्वपूर्ण कदम है। ये संशोधन सरकार को मुनाफाखोरी विरोधी कानून को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण को सौंपने का अधिकार देगा। सरकार एक तारीख निर्धारित करेगी जिसके बाद मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण जांच के लिए नए आवेदन स्वीकार करना बंद कर देगा। इस बदलाव का उद्देश्य जीएसटी विवादों से निपटने में स्पष्टता और दक्षता लाना है। सर, क्या मतलब है इस फैसले का? ये बड़ा फैसला था जो कल खबरों की, बजट के भीतर बहुत सारी खबरें होती हैं जो कल खबरों के बीच उभर कर सामने नहीं आया, क्योंकि इसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर है, तो इसलिए जानना जरूरी है। जीएसटी जो कानून जब लाया गया था तो उसके तहत एक एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी बनाई गई थी। इस अथॉरिटी का मकसद यह था कि जो कंपनियां जीएसटी की रियायत को उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचाती हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ शिकायतों की सुनवाई की जाए और उन पर जुर्माने लगाए जाएं। हम आपको बताते रहे हैं कि जीएसटी आने के बाद अगले 2 साल में देश की लगभग सभी प्रमुख उपभोक्ता उत्पाद कंपनियों के खिलाफ एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी में मामले गए थे कि उन्होंने जीएसटी की रियायत को उपभोक्ताओं के साथ नहीं बांटा था, उत्पादों की कीमतों में या सेवाओं की कीमतों में कमी नहीं की थी। ये कानूनी खींचतान चल रही थी। एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी को इस पर फैसला देना था और उसके बाद उस फैसले के खिलाफ इस बात का विकल्प उपलब्ध था कि आगे जाकर उसकी अपील की जा सके। अब अगर हम फिनांस बिल को करीब से पढ़ें और जो फिनांस बिल के प्रावधान देखें तो उनसे ऐसा महसूस होता है कि शायद जीएसटी की एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी बंद की जा रही है, इसे खत्म करने की तैयारी हो रही है। इस अथॉरिटी का टेन्योर 2019 में 2 साल से बढ़ाकर 4 साल किया गया था और फिर 2021 में से फिर बढ़ाकर 5 साल किया गया था। तो अब फिनांस बिल का जो नया प्रावधान है वो ये बता रहा है कि ये एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी के पास जो मामले लंबित हैं उनको जीएसटी अपीलेट अथॉरिटी को सौंप दिया जाएगा और जो जीएसटी के विवाद की निस्तारण अथॉरिटी है वही इस पर काम करेगी। बीच में चर्चा ये भी थी कि एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी के काम कंपटीशन कमीशन को दिए जाएंगे। संकेत यह है कि अब वो नई एप्लीकेशंस स्वीकार नहीं करेगा और इस वजह से एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी शायद भविष्य में काम ना करे। प्रॉपर्टी की बिक्री पर लगने वाले टैक्स में इंडेक्सेशन का लाभ खत्म होने पर आयकर विभाग ने सफाई दी है। आयकर विभाग ने दावा किया है कि इंडेक्सेशन का लाभ खत्म होने से हर तरह के उपभोक्ताओं का फायदा होगा। इसमें अधिकतर टैक्स पेयर को टैक्स बचाने में मदद मिलेगी। सर, क्या कहा गया इस क्लैरिफिकेशन में? ये सबसे महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन और कल से इसको लेकर तमाम चर्चाएं हैं। इंडेक्सेशन को लेकर बाजार में तरह तरीके की आशंकाएं हैं। आज हमने शेयर बाजार में भी थोड़ी नरमी गर्मी देखी, खासतौर से प्रॉपर्टी मार्केट को लेकर। अब वित्त मंत्रालय की तरफ से जो स्पष्टीकरण आया वो हमारे लिए समझना जरूरी है ताकि प्रॉपर्टी के सेल पर हम तस्वीर को पूरी तरह स्पष्ट होता देख सकें, जो वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में एक्स प्लेटफॉर्म पर जारी करते हुए कहा है और इसे हमारे लिए जानना जरूरी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जो एलटीसीजी की नई व्यवस्था है जिसमें कि महंगाई के साथ इंडेक्सेशन खत्म किया गया है वो 2001 के बाद जो प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं या जिन पर कब्जा लिया गया है उन पर लागू होगा ना 2001 से पहले की प्रॉपर्टीज पर लागू नहीं होगा, ऐसा कहा जा रहा है। जिसमें टैक्स रेट करीब 12.5% होगी। इस पर 15% सरचार्ज होगा और 4% सेस होगा। यानी अब जो सेल की जाएगी प्रॉपर्टी पर उस पर 14.95% की दर से लगभग 15% के आसपास की दर से टैक्स लगेगा नई एलटीसीजी की व्यवस्था में। इंडेक्सेशन का बेनिफिट इसमें नहीं मिलेगा। इंडेक्सेशन बेनिफिट का मतलब था कि महंगाई का एक फार्मूला तय करता था, आपको अपने प्रॉपर्टी के लिए एक सरकारी अपॉइंटेड वैल्यूअर के पास जाना पड़ता था। वो प्रॉपर्टी की खरीद से बिक्री की अवधि के बीच में महंगाई का एक सूचकांकीकरण करता था और उसके आधार पर वो प्रॉपर्टी की प्राइस निकालता था, जिसके आधार पर आपको कितना लाभ हुआ है उसकी गणना पर टैक्स लगाया जाता था। वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में यह कहा है कि इसका फायदा ज़्यादातर लोगों को होगा और इसके पीछे तर्क सुन लीजिए। उनका पहला तर्क यह था कि भारत में रियल एस्टेट पर रिटर्न करीब 12 से 16% के आसपास है। उनका यह कहना है कि पिछले सालों में हमने देखा है कि भारत में रियल एस्टेट पर लोगों को 12 से 16% के आसपास रिटर्न मिलता है। अगर इंडेक्सेशन का जो इन्फ्लेशन है उसे 4 से 5% तक भी जोड़ लिया जाए इस होल्डिंग पर तो भी
12.5% की दर पर, क्योंकि दर 20% से घटाकर 12.5% की गई है, इसमें काफ़ी बचत होगी टैक्स में उन लोगों को जो 2001 के बाद की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। उनका दूसरा तर्क ये भी है कि नई जो रिजीम है ये उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। ये सरकार ने आधिकारिक रूप से कहा, इसे ध्यान से सुन लीजिए। सरकार ने कहा है कि नई जो टैक्स की रिजीम है LTCG में विदाउट इंडेक्सेशन के बिना, ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी जिन्होंने 5 साल तक प्रॉपर्टी को होल्ड किया है, उससे ज़्यादा होल्ड किया है, क्योंकि सरकार का यह कहना है कि भारत में 5 साल में प्रॉपर्टी की कीमत 1.7 टाइम्स बढ़ जाती है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है, और इस दृष्टि से टैक्स की दर कम होने से का फ़ायदा उन्हें ज़्यादा मिलेगा, इंडेक्सेशन गंवाने का फ़ायदा उन्हें नहीं मिलेगा। ये बात सरकार ने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण के लिए की है। अगली खबर, बजट के बाद शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। शुरुआती कारोबार में प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स निफ्टी में बड़ी गिरावट थी, लेकिन बाद में रिकवरी आती दिखी। बाजार में आज ऑयल एंड गैस, मीडिया, रियलिटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फार्मा और हेल्थ केयर इंडेक्स में तेजी देखने को मिली, जबकि बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज और FMCG इंडेक्स में गिरावट आई। सर, बजट पर बाजार की प्रतिक्रिया कैसी है? बाजार बजट को बचाने की कोशिश कर रहा है। कल भी बाजार में शुरुआत में तेज गिरावट थी, फिर रिकवरी आई। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स और जो फॉरवर्ड ट्रेडिंग पर या जो फ्यूचर सौदों के ऊपर STT बढ़ाया गया है, निश्चित रूप से सरकार का संकेत सेबी के साथ मिलकर यह था कि वो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ को बढ़ावा नहीं देना चाहती। तो जो ब्रोकरेज हैं और जो ब्रोकर्स हैं वो उन्हें अपने, और खासतौर से जो डे ट्रेडर हैं या जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, उनको अपनी रणनीति बदलनी होगी। बाजार इसको लेकर असहज महसूस कर रहा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस को लेकर कल बाजार की प्रतिक्रिया थोड़ी ज़्यादा नकारात्मक थी। आज बाजार ने उसको अपने लेवल पर एडजस्ट कर लिया। हालांकि 2 से 2.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स बढ़ गया है, लेकिन बाजार को लग रहा था कि यह माना जा रहा है कि इतना अधिक बहुत ज़्यादा नहीं है। STCG पे बढ़ोतरी बाजार को प्रभावित कर रही है, और उसमें भी खासतौर पर शॉर्ट टर्म सौदों को लेकर। लेकिन फिर भी आज हमने बाजार में तेज गिरावट देखी, बाद में निचले स्तर से खरीद आई और सपोर्ट मिला है। लंबे समय में बाजार थोड़ा डावाडोल रहने की संभावना है क्योंकि बजट से जो सबसे अच्छी खबर मिली बाजार के लिए एक अच्छी और एक बुरी खबर थी। बजट से जो सबसे बुरी खबर मिली वो टैक्सेस थे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स, STCG और STT। अच्छी खबरें थी कि सरकार का राजकोषीय घाटा नियंत्रण में है और उसमें कमी आई है, पिछले कल के कार्यक्रम में हमने बताया था। तो ओवरऑल जो मैक्रो तस्वीर है बजट की वो मार्केट के लिए सकारात्मक है, और उसका सपोर्ट बाजार को रिकवरी में मिल रहा है। विदेशी निवेशकों का कोई नजरिया बदलेगा क्या इस बजट के बाद भारतीय बाजारों को लेकर? विदेशी निवेशकों के नजरिए का इंतजार किया जा रहा है कि किस तरह से वो इस बजट की तस्वीर ले रहे हैं। बाजार अर्थव्यवस्था की मैक्रो पिक्चर में तो कोई बड़ा बदलाव इस बजट के बाद नहीं होने वाला है, क्योंकि सरकार के खर्च में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है, किसी भी बड़े सेक्टर में बड़ा निवेश नहीं बढ़ा है। केवल जो खर्च बढ़ा है या जो आवंटन हुआ है वो गठबंधन वाली सरकारों, जो समर्थन देने वाले राज्य हैं उनके लिए हुआ है। तो मौजूदा स्थिति में अर्थव्यवस्था में कोई नई पूंजी सरकार की तरफ से जाने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि टैक्स को, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स को या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स को विदेशी निवेशक कैसे लेते हैं, इसे देखना होगा। लेकिन फिलहाल अभी विदेशी निवेशकों ने कोई बहुत बड़ा उत्साह बजट के बाद बाजार में नहीं दिखाया। ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल फिर आएंगे नए संस्करण के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ऐसे ही का नाम ये